देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज बीजेपी कार्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के कई पदाधिकारी भी इस दौरान रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रदेश में चला रही है सदस्यता अभियान। 2 सितंबर से अभी तक जुड़े 4 करोड़ सदस्य। उत्तराखंड में ही 5 लाख सदस्यों का आंकड़ा हुआ है पार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदस्यता अभियान लगातार जारी है बीजेपी का, और ऐसे में उत्तराखंड में 5 लाख सदस्य बना चुकी है बीजेपी, और इसी के साथ देश में 4 करोड़ सदस्य अब तक भाजपा ने बना दिए हैं। तो व्यापक स्तर पर ये सदस्यता अभियान चल रहा है, और आज राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं बीजेपी कार्यालय में। तो बीजेपी कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। इस दौरान राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी और प्रदेश के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है, और साथ ही ये भी कि जिस तरह से व्यापक स्तर पर यह सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, अभी तक क्या कुछ अपडेट आ पा रहा है? जी, बिल्कुल विशाल, भाजपा का सदस्यता अभियान जो है वो संगठन महापर्व लगातार चल रहा है, और ऐसे में भाजपा लगातार तेज़ी से अपने खेमे में सदस्यों को जोड़ रही है। चाहे विपक्षी दल के नेता हों, चाहे आम जनमानस हो, चाहे अपने पुराने ही कार्यकर्ता हों, उनको लगातार पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। इसी क्रम में केंद्र की अगर हम बात करें तो भाजपा ने 4 करोड़ के आंकड़े को जो है पार कर दिया है। और प्रदेश की बात करें उत्तराखंड में, तो यहाँ पर भाजपा ने 5 लाख सदस्यों का जो आंकड़ा है उसे लगभग छू दिया है। और लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो केंद्र में भाजपा 10 करोड़ सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य लेकर चली है, और उत्तराखंड में 20 लाख लोगों को जोड़ने का सदस्यता अभियान का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। और उसको लेकर पूरी तैयारियां, चाहे संगठन के तमाम कार्यकर्ता हो, पूर्व विधायक हो, मंत्री हो, वर्तमान विधायक हो, नेता हों, तमाम जो पार्टी संगठन से जुड़े लोग हों, वो लगातार लोगों को यहाँ पर सदस्यता दिला रहे हैं भाजपा की। उसको लेकर तमाम जो है तैयारियाँ हैं वो लगातार जारी हैं। जिस प्रकार से भी जहाँ पर भी तैयारियों की बारी आती है, वहाँ पर पूरा संगठन एकजुट होकर लोगों को भाजपा की सदस्यता जो है वो दिला रहा है। ऐसे में क्या माने कि किस तरह के टारगेट्स भी दिए गए हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, या फिर मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, किस तरह के टारगेट्स दिए गए हैं और किस तरह से व्यापक स्तर पर वो लोग काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, सभी को अपने अपने एक भाजपा ने लिंक जो है वो दिए हैं, और उस लिंक के माध्यम से जो भी कार्यकर्ता हो या मंत्री हो या विधायक हो, उनको सदस्यता दिलाने की बात कही गई है। इसी के साथ ही मिस कॉल देकर भाजपा की सदस्यता दिलाने की बात की गई है। विधायकों से अनुरोध है कि किया गया है कि अपने क्षेत्रों में जो हैं वो जाएं, लगातार पार्टी संगठन को मजबूत करें, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जो है पार्टी खेमे में शामिल करें। उसके लेकर तमाम जो है तैयारियां वो की जा रही हैं। तमाम जो है लिंक हो या सोशल मीडिया हो, उसके माध्यम से जो है जागरूक लोगों को किया जा रहा है, और लोग भाजपा की सदस्य जो हैं वो ग्रहण कर रहे हैं। हिमांशु, इस सदस्यता अभियान पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सदस्यता अभियान नहीं, बल्कि समस्या समाधान पर फोकस करे सरकार, बीजेपी। तो किस तरह से देखा जा रहा है इस पक्ष विपक्ष के दौर को? जी, बिल्कुल, जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की बात रही तो वो इस समय चरम पर है। विपक्ष का ये कहना है कि भाजपा को सदस्यता अभियान की चलाने की बजाय समस्या समाधान अभियान चलाना चाहिए। जनता जो है आपदा से त्रस्त है, राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद है, पीएमजीएसवाई की जो सड़कें हैं वो बंद है, लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी हिली हैं, शिक्षा व्यवस्था का हाल बदहाल है। ऐसे में भाजपा को इन मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। पार्टी संगठन का विस्तार जो है वो होता रहता है, लेकिन भाजपा को कहीं ना कहीं जो है लोगों की सदस्यता दिलाने की जगह लोगों की समस्या का समाधान यहाँ पर करना चाहिए। और उसको लेकर जो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनका ये कहना है कि भाजपा समस्या के समाधान के साथ ही सदस्यता अभियान चला रही है। दोनों में आपसी जो है दोनों जगहों पर भाजपा जो संगठन है वो मजबूती के साथ खड़ा है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चंपावत पहुंचे सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने बनबसा एनएचपीसी गेस्ट हाउस में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र में किए गए राहत कार्य और प्रभावित क्षेत्र के संरक्षण समेत मुआवजे को लेकर विस्तृत जानकारी भी अधिकारियों से ली। वहीं जन समस्याओं को लेकर पहुंचे जनप्रतिनिधियों से भी बात कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं।
इस मौके पर सीएम ने कहा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में तेजी से राहत कार्य किए जाए, साथ ही बंद सड़कों को तत्काल खोला जाए। हुआ था इसमें डिपॉजिट हो गया है काफी बीच में, उसको रिमूव आप सबकी त्वरित एक्शन के कारण से त्वरित एक सहायता के रूप में जो हम लोग पहुंचते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपदा का जो प्रभाव है, जो हानि हो जाती है तो हो जाती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो कम होता है। तेजी से निर्माण के कार्य, पुनर्निर्माण के काम चलते हैं। और प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि हमारे राज्य में हमको जो मानक बने हैं आपदा के, उसमें बहुत कम धनराशि मिलती थी अभी तक, सड़कों के लिए, अस्पताल के लिए या सरकारी बिल्डिंग के लिए या घरों के लिए। अभी उस धनराशि में काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है। युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय देहरादून में युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पीआरडी जवानों के रजिस्ट्रेशन और प्रोत्साहन राशि संबंधी युवक और महिला मंगल दल को स्वावलंबी बनाने के संबंध में चर्चा भी की गई। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सीएम धामी की ओर से पीआरडी जवानों के लिए की गई घोषणाओं में से अधिकांश घोषणाओं के शासनादेश सितंबर में निकल रहे हैं। इसमें उनके 4 धाम यात्रा के दौरान 50 रुपये प्रोत्साहन राशि देने के भी शासनादेश जारी हो गए हैं। पोर्टल के जरिए पीआरडी जवानों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया भी चल रही है। वहीं प्रदेश में युवा आयोग के गठन और युवा नीति पर बोलते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि बीजेपी के घोषणा पत्र के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में युवा नीति और युवा आयोग के गठन के लिए तेजी से काम कर रही है, जिसको लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले समय में चूँकि हमारा प्रदेश जो है वह युवा प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये बात कही गई थी कि हम लोग युवा नीति लेकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ही कहा गया था हम युवा आयोग की व्यवस्था जो है युवाओं के हित में देंगे। तो आज उसके भी निर्देश दिए हैं कि दोनों के प्रस्ताव जो है वो शीघ्र चलाएं ताकि जो है भविष्य में जनता से किया गया वादा जो है वो पूर्ण किया जा सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रस्ताव जो है शीघ्र जो है तेज गति को प्राप्त करते हुए आने वाले समय में जो है युवा आयोग अपना स्वरूप लेगा और युवा नीति जो आज के समय के हिसाब से जो हमें आज आवश्यकता लगती है तो उसके अनुरूप युवा नीति को ढाला जाए, ये भी निर्देश दिए हैं। क्योंकि विभाग का कहना था कि अभी नियोजन के स्तर पर युवा नीति जो है वह लंबित है, तो मैंने ये निर्देश दिया है कि नियोजन विभाग को भी आमंत्रित करते हुए, हमारे विभाग को भी आमंत्रित करते हुए व अन्य विभाग जो युवा नीति का हिस्सा हैं उनको भी आमंत्रित करते हुए एक समग्र बैठक करते हुए युवा नीति का एक फाइनल स्वरूप हम लोग तैयार करें। उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले एक पखवाड़े से चल रहे धरने के बाद किसान यूनियन के पदाधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता के रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए रुड़की शहर के सोनाली नदी के पुल को बनवाने की मांग उठाई है। साथ ही स्मार्ट मीटर गांव में लगाए जाने का भी विरोध किया है। इसके अलावा उन्होंने किसानों के गन्ना भुगतान और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नलकूप की बिजली उत्तराखंड के किसानों को भी फ्री की मांग की है। वहीं आधा दर्जन मांगों को लेकर विधायक प्रदीप बत्रा को किसानों ने ज्ञापन भी सौंपा है। इस पर विधायक प्रदीप बत्रा ने उनकी मांगों को लेकर सीएम से बात करने का आश्वासन भी दिया है। आज ज्ञापन दिया गया और कई सारी समस्याएं उनकी थी और वो समस्या मैं समझता हूँ कि जायज़ उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। चौधरी गुलशन रोड से बातचीत मेरी हुई है और सोनाली पुल को लेकर जो समस्या बताई है, बाकी वो समस्या रुड़की के लिए एक विकराल रूप ले चुकी है। उस समस्या का समाधान हो रहा है। अगले हफ्ते टेंडर फ्लोट जाएगा और 2.5-3 महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और तब तक के लिए 15-20 दिन में कल भी व्यवस्था चालू कर देंगे, जिससे किसान भाइयों को दिक्कत हो टॉल ले जाने में और स्कूल के बच्चों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उत्तराखंड किसान मोर्चे का 4 सितंबर से धरना एसडीएम कार्यालय पर चल रहा है। उसमें हमारी जो प्रमुख मांगे, एक तो सोलानी का पुल लगभग 1.5 साल से बंद चल रहा है, तो हमने विधायक जी से मांग रखी है, आप यहाँ पर 20 साल से लगभग जनप्रतिनिधि हो रुड़की के, आपकी जिम्मेदारी है सर्वप्रथम कि आप इसका पुल का निर्माण कराकर जल्द से जल्द इसे पुल को खुलवाया जाए। दूसरी डिमांड किसानों की जो स्मार्ट मीटर की चल रही, भाई जब किसान का पैसा 1.5 साल तक फसल का नहीं आता
तो फिर अग्रिम भुगतान किसान बिजली का नहीं कर पाएगा। तो हमने विधायक जी से इकबालपुर शुगर मिल का 106 करोड़ रुपए बकाया चल रहा, उसका नहीं कुछ हो रहा। बडेडी अंडरपास तो वहां पर कट मिलना चाहिए, जो नेशनल हाईवे बन रहा है। बडेडी के सामने से 100 गांव का रास्ता लक्सर गुजर रहा, वो जो अंडरपास दिया वो लगभग 3 किलोमीटर दूर जाकर दिया। तो इन्हें सभी मुद्दों को लेकर माननीय विधायक रूढ़ की प्रदीप बताई सब मिले और अपनी बातें। यमकेश्वर विधानसभा के विकासखंड द्वारिखाल के ठागर गांव में गुलदार की दस्तक से स्थानीय लोगों में दहशत है। बता दें कि सुबह सुबह गुलदार ने एक 7 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया। हमले में घायल हुए बच्चे को मौके पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बच्चे की हालत को देखते हुए उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त गुलदार ने बच्चे पर हमला किया वो अपनी बहन के साथ सोच के लिए गया हुआ था। वहीं मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जा रही है। आज जिस तरह के हमारे बच्चों को भाई बाघ का निवाला बनाया गया था और बच गया हमारा बच्चा, बड़ी इस तरह की घटना बड़ी दुखद है। और मेरा ये अनुरोध रहेगा कि भाई जो अब इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं ऐसी नहीं हो, वन विभाग थोड़ा सा इसमें ध्यान दे। और मेरी डीएम साहब से वार्ता हुई है, डीएम साहब ने तुरंत उस बच्चे को हमने एम्स भिजवाया और एम्स में एडमिट कर दिया। उसका एक्सरे हो गए हैं। अभी मेरी आधे घंटे पहले बात हुई है बच्चे के फादर से, बच्चे को एडमिट कर दिया है, बच्चे के एक्सरे हो गए हैं, बच्चे को ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो है कि सुबह 7:30 बजे लगभग शौच के लिए जा रहा था तो एकदम से उन्होंने बाघ ने जो है उस पर हमला कर दिया। बाकी आपने देखा होगा उसके सर पे बहुत सारी चोटें आई है। तो मैं वन विभाग से सर्वप्रथम तो मांग करना चाहूँगा कि एक गरीब परिवार है उनका मुआवजा और तुरंत उसको बाघ को पिंजरा लगा के और पकड़े। जैसे कि आपने सुन ही रहे होंगे कि स्कूल के लिए वो लोग जो है स्कूल के बच्चे जाने के लिए मना कर रहे हैं कि कल से वो डर लग रहा है क्योंकि सामने भी स्कूल है, उनकी सामने भी स्कूल है। तो वो लोग डर रहे हैं, एक माहौल बना हुआ कि भाई कहीं पकड़ने दोबारा न कर दे। ये सबसे पहले तो उस केस को रेफ़र किया गया है ताकि बच्चे को खतरे से बाहर बताया जा रहा है तो उसे फर्स्टली रेफ़र किया गया फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडली उस पूरे एरिया में फॉरेस्ट की टीम को इस बात के लिए निर्देशित किया गया कि वो जो भी उनके सेफ्टी मेजर्स या उनकी गश्त और जो चीज़ें करवाई जानी है उसके लिए डायरेक्शन उन्हें दिए गए। साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी ये कहा गया है कि उन्हें निर्देशित दिए गए हैं कि कौन कौन से स्कूल्स को बंद किया जाना है या कौन सी जगह पे प्रिकॉशंस रखे जाने हैं। तो सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। देश भर में जहां एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभियान चल रहा है, वहीं शिक्षा के मंदिर में बिना वन विभाग की परमिशन के हरे भरे पेड़ काट दिए गए हैं। मामला अल्मोड़ा के जीआईसी गोविंदपुर का है, जहां बिना वन विभाग की परमिशन के न जाने कितने पेड़ काट दिए गए। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि जिस जमीन से पेड़ काटे गए हैं वो स्कूल की नहीं है और जिसमें पेड़ काटने जाने हैं उसका भी कोई पता नहीं है। मामले की जानकारी मिलते ही पहुंचे वन क्षेत्र अधिकारी ने कहा है कि सबसे पहले राजस्व टीम के साथ मिलकर निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पहली बात हमारे यहाँ पेड़ नहीं काटे गए हैं। हमें सूचना मिली कि गोविंदपुर में एक जगह पर पेड़ काटे हुए हैं। मौके पर हमारा स्टाफ गया, स्टाफ ने हमें बताया है कि लैंड का स्टेटस क्लियर नहीं है अभी कि ये नाप भूमि है, बेनाप है, स्कूल की है, गोल खाता है, सरकारी है, वन पंचायत की है। तो सबसे पहले हमें एक संयुक्त निरीक्षण कराना पड़ेगा रेवेन्यू के साथ कि किसकी ज़मीन है, किसका ओनरशिप है और फिर हमें तहकीकात करनी पड़ेगी, इसकी जाँच करनी पड़ेगी कि किन लोगों के द्वारा किस पर्पज से पेड़ काटे गए। जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। स्कूल में तो नहीं है, स्कूल की बाउंड्री से बाहर कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ पर कटे हैं करके। तो हम तो बीच में मैं स्वयं कुछ दिनों के लिए छुट्टी में था तो मैंने भी देखे वहाँ कटे हुए जैसे तो दिख रहे थे। स्कूल की बाउंड्री के अंदर तो नहीं है, वो बाउंड्री से बाहर है। अब ये हमारे नॉलेज में नहीं है कि किसने काटे क्या है। हमको भी सुबह प्रधान जी ने अवगत कराया कि आपके संज्ञान में है करके। हमने कहा हमारे नॉलेज में तो नहीं है और पता नहीं क्या है। और स्कूल की बाउंड्री के जहाँ तक बात है, बाउंड्री के अंदर नहीं है। अगर बाउंड्री के अंदर ये पेड़ होते तो हम भी कंप्लेन करते, कुछ उसमें एक्शन लेते, हम लोग भी आगे कार्रवाई के लिए कुछ पत्रजात आगे हम बढ़ाते। लेकिन स्कूल से बाहर की बात थी तो हमने ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया। ये ग्राम पंचायत उड़ला में आते हैं
और इसमें जो पेड़ कटे हैं तुम्हारे, इसके कोई मेरे संज्ञान में है नहीं। ये कहाँ से कटे, कब कटे, शायद कटा हुआ इनको 1-1.5 महीना हो चुका है। कौन से पेड़ हैं और कितने पेड़ कटे? बांस के पेड़ हैं ये, और तुम्हारे 5-6 पेड़ होंगे। हमने स्कूल को जमीन अपनी पूरी दान दे दी थी। अब वो बेनाम लैंड है, ग्राम सभा के अंदर आती है, उसका भी हमारा कोई रोल नहीं है। एक बार घनश्याम बाड़ी जी का मेरे पास अपने पीआरडी को भेज के फोन आया था, तो मतलब मैसेज आया था कि क्या कहते हैं, हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करना, फिर पेड़ काट लेंगे हम। तो मैंने कहा जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होगा तब देख लेना, जैसा भी होगा, उससे पहले हमें कोई पता नहीं है। हरिद्वार में मंगलोर नगर पालिका परिषद में एक कर्मचारी की पिटाई को लेकर सफाई कर्मियों में आक्रोश है। उन्होंने मंगलवार को मंगलोर चौकी में तहरीर देकर पिटाई करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। सफाई कर्मियों ने बताया है कि कर्मचारी पठानपुर मोहल्ले में सफाई कर रहा था, तभी एक व्यक्ति ने उसकी पिटाई कर दी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। आनन फानन में उसे मंगलोर चिकित्सालय में ले जाया गया था, जहां उसे हरिद्वार के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मांग पूरी न होने पर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी भी दे दी है। आज हमारे 2 कर्मचारी सुमित भाई और विपिन के साथ में वार्ड नंबर 5 पठानपुरा में कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की, और कार्य करने की वजह से, क्योंकि जनसंख्या के यहाँ इतनी है, कर्मचारी कम है, तो काम नहीं हो पा रहा था उस क्षेत्र में। और जबकि जहाँ पे ये विवाद हुआ है वहाँ पे उनकी गली में, उनके क्षेत्र में बढ़िया काम हो रहा है। उनके साथ मारपीट करी गई, विपिन के साथ और सुमित के साथ। बदन पे काफी नील है और सिर में चोट बताई गई है डॉक्टर द्वारा। उनका MIR होना है, हरिद्वार के लिए उसको रेफर कर दिया। जब तक हमारे कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, कोई भी कार्य पे नहीं जाएगा, और हम अनिश्चितकालीन धरना का प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे। आज यहाँ पर जब हमारे कर्मचारी सफाई के लिए अपने क्षेत्र में सभी में गए, तो सफाई के दौरान में किसी व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई, जिसके संदर्भ में जो है कर्मचारी में काफ़ी आक्रोश है और यहाँ पे वो इकट्ठा हुए। लेकिन उन्होंने तहरीर भी दी और नगर पालिका में भी दी। जो अभी हमारे अधिशासी अधिकारी जो नगर पर वो मीटिंग में गए हुए हैं, उनके आने के उपरांत उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अधिकारी से वार्तालाप करने के उपरांत ही उचित कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के मंगलोर कस्बे में सुरक्षा के लिहाज से लाखों रुपए कीमत के लगाए गए CCTV कैमरे अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। कुछ महीने चलने के बाद कस्बे के सभी CCTV कैमरे ठप पड़े हुए हैं। कैमरे बंद होने की वजह से पुलिस चोर उचक्कों को भी पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। बता दें कि किसी भी आपराधिक घटना का खुलासा करने के लिए शुरुआती जांच CCTV कैमरों से ही की जाती है, लेकिन उसके बाद भी CCTV कैमरों को मेंटेन नहीं किया गया। मंगलोर कस्बे में तकरीबन 40 कैमरे लगाए गए थे, जिसमें आधे से ज़्यादा कैमरों की स्थिति कुछ दिन बाद ही खराब हो गई। कैमरे खराब होने की वजह से पुलिस को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ साल पहले जो पिछला बोर्ड था, नगर पालिका ने उसमें कस्बे में कैमरे लगवाए थे, और हमने भी ये सोचा था कि कैमरे लग रहे हैं तो कस्बे में कुछ क्राइम वगैरह पे कंट्रोल होगा। और मैंने प्रशंसा भी की थी तत्कालीन चेयरमैन की कि चेयरमैन साहब ने सराहनीय काम किया है। लेकिन वो मंशा उनकी जल्दी ही सामने आ गई, क्योंकि कैमरों की क्वालिटी बेहद घटिया है। उन्होंने पब्लिक का हित ना देख के, अपना हित देख के कैमरे लगवाए थे, जो कुछ दिन बाद ही ख़राब हो गए। उनके ख़राब होने से जहां पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिल पाई, वहीं पुलिस की परेशानी बड़ी हुई है, क्योंकि कई सारे कांड कस्बे में और आसपास हो चुके हैं। अगर कैमरे सही होते तो पुलिस को उन केसों को खोलने में आसानी होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। CCTV कैमरे लगाए गए थे। मेरा मानना ये है कि पूर्व चेयरमैन ने केवल कमीशन खोरी की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए लगाए थे, और उसके अंदर खूब अच्छे से पैसा कमाया गया, खाया गया, और वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के CCTV कैमरा थे। लगने के 2-3 महीने बाद ही SSP महोदय भी यहाँ मंगलौर कोतवाली में आए हुए थे। उस दिन उन्होंने मीटिंग ली, और उन्होंने जब उनके सामने भी हमने ये मुद्दा रखा था, खुद चेयरमैन वहाँ मौजूद थे कोतवाली में, तो उस टाइम भी उन्होंने कहा था हम इनको ठीक करा देंगे। अब आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और आपराधिक घटना
को खोलने के लिए पुलिस के पास केवल एकमात्र सहारा सीसीटीवी फुटेज का होता है और वही अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो आपराधिक घटनाएं खुल भी नहीं रही हैं, अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। चंपावत में टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क को भारी वाहनों के लिए रविवार से अगले 3 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही हल्के वाहन भी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धारा में कार्रवाई की जाएगी। एनएच के अधिशासी अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया है कि स्वाला में एनएच में अत्यधिक कीचड़ होने की वजह से सड़क धंस गई है, तो वहीं पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिस वजह से एनएच में खतरा बना हुआ है। ऐसे में अगले 3 दिनों तक मार्ग बंद करने का फैसला लिया गया है। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह से मार्ग भी अवरुद्ध है और ऐसे में स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, स्थानीय लोगों को और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से जो ऑल वेदर सड़क बनी थी, अब प्रशासन और यात्रियों के लिए सरदर्द बन चुकी है। स्वाला में लगभग इस महीने पूरी तौर पे जो है ऑल वेदर सड़क बंद रही है, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज से भी ऑल वेदर सड़क को भारी वाहनों के लिए अगले 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और छोटे वाहन भी सुबह 6 से 2 बजे तक इसमें प्रतिबंधित रहेंगे। ऑल वेदर सड़क बंद रहने से चंपावत के साथ साथ पिथौरागढ़ जिला भी पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। लोग इस समय काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जी ऐसे में जो लोग हैं जिनको ना जाना करना पड़ता है, क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक मार्ग की भी व्यवस्था की गई है? जी वैकल्पिक मार्ग तो वही है कि बाया लोहाघाट से बाया देवीद्रा होते हल्द्वानी होते 200 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करके लोग जा रहे हैं, अतिरिक्त किराया दे रहे हैं, जिसमें काफी समय और पैसे की उनकी बर्बादी होती है। वहीं लोग जो आप इसी स्थान में स्वाला में क्या कहते हैं वैकल्पिक मार्ग बनाने की जो है मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर बरसात में ऑल वेदर सड़क जो बंद हो जाती है, करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए गए हैं, जो लोगों को सुरक्षित यातायात तक नहीं दे पा रही। इस कारण लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जी प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ दावा कर रहे हैं? कब तक सड़क मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाएगा? कब तक आवाजाही इसको सुचारू कर दिया जाएगा? जी जो स्वाला का डेंजर जोन है, ये प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। पूरे महीने भर बरसात में ऑल वेदर सड़क लगभग बंद रही है। वही मलबा हटा रहे हैं, फिर मलबा आ रहा है। कई वाहन जो है के ऊपर बोल्डर गिरने से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने से यहाँ पर को बच गई है। तो फिलहाल प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं। प्रशासन सिर्फ जो है सफाई करके धीरे धीरे फंसे हुए वाहनों को निकालने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।